हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। ये अकाउंटिंग का एक तरीका है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनाया जाता है। तो भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सारे जो भी एक्टिविटीज करती है वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं करती है, या वो ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार नहीं करती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है इसी तरीके से, जिसे हम लोग आगे समझेंगे कि वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से बुक मेंटेन करती है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के। अब देखते हैं कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग के तरीके को अडॉप्ट करता है ना। तो उसमें पहला तो आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह वगैरह, जो कि एजुकेशन पर्पज से है, शिक्षा के उद्देश्य है। स्कूल, कॉलेजेस, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये इसी अकाउंटिंग के तरीके को अडॉप्ट करता है, फॉलो करता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, चर्च हो गया, ये सभी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जितने भी सारे रिलीजियस धार्मिक संस्थान है वो भी इसी अकाउंटिंग के तरीके को अडॉप्ट करता है, इसी अकाउंटिंग के तरीके को फॉलो करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस जैसे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन कोई भी है, कोई किसी भी तरह के गेम का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, या जिम है, इस तरह कोई भी स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन है वो भी इसी अकाउंटिंग के तरीके को अडॉप्ट करता है, फॉलो करता है। फिर एंटरटेनमेंट और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसी आर्ट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हॉस्पिटल, ये सब सामाजिक संस्थान है। हॉस्पिटल हो गया या डिस्पेंसरी हो गया या लाइब्रेरी, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन है। और फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या मेडिकल काउंसिल, या टीचर्स एसोसिएशन, या लेबर्स एसोसिएशन, ये जो भी सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेबर एसोसिएशन। इसके अलावा प्रोफेशनल इंडिविजुअल जो हैं वो भी इसी अकाउंटिंग के तरीके को अपनाते हैं। प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स जैसे कि कौन, तो लॉयर जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, या डॉक्टर, या आर्किटेक्ट, या इंजीनियर, जो भी अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में है, वो सारे प्रोफेशनल्स वो भी अकाउंटिंग के इसी तरीके को अडॉप्ट करते हैं। तो क्या ये इन्हें हम इस तरह से बांट सकते हैं 7 तरीके से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, जो जिसका काम है शिक्षा देना, है ना, जो एजुकेशन पर्पज से है, तो उसे इसी अकाउंटिंग के तरीके को वो अडॉप्ट करता है। या रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, जितने भी सारे धार्मिक संस्थान है, वो भी इसी अकाउंटिंग के तरीके को अडॉप्ट करती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इसी अकाउंटिंग के तरीके को अडॉप्ट करती है।
और एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो भी रहेगा, आर्ट एंड कल्चर का इंस्टीट्यूशन है, वो भी इसी तरह के मतलब कि कला संस्कृति इससे जुड़ा हुआ जो डांस एकेडमी है या कोई एक्टिंग का स्कूल है, तो वो भी इसी तरीके को अडॉप्ट करता है अकाउंटिंग के लिए। फिर सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, लाइब्रेरी है, या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेडिकल काउंसिल, टीचर्स एसोसिएशन, लेबर्स एसोसिएशन, ये सभी भी इसी अकाउंटिंग के तरीके को अडॉप्ट करती है। उसके अलावा प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स भी हैं जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये लोग भी इसी अकाउंटिंग के तरीके को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से जितने भी जितने सारे नॉन प्रॉफिट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो क्लब हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने दिखाया, ये सारे लोग इसी अकाउंटिंग के तरीके को अडॉप्ट करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से बुक मेंटेन करते हैं अपने यहाँ। तो उसमें पहला ये कैश बुक मेंटेन करते हैं। कैश बुक में जितने भी कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे ये इस अकाउंटिंग के तरीके में कैश बुक, जितने भी कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे कैश बुक में दिखाया जाता है। उसका एक होता है दूसरा मेमोरेंडम बुक। इसमें जो भी उधार में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे इस बुक में दिखाया जाता है, जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद में एक होता है तीसरा स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशन हो, जो भी है, तो उसके पास जो भी सारा फिक्स्ड एसेट है और जो भी कंज्यूमेबल गुड्स है, कंज्यूमेबल गुड्स में हो सकता है स्पोर्ट्स का मटेरियल हो, कुछ खाने वाला कोई सामान हो, इन सब का जो भी स्टॉक उसके पास में, या स्टेशनरी का स्टॉक हो, तो ये सबको वो इस स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करता है। इसके बाद में है सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर। इसमें जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं उनको जो भी सैलरी या उसके लेबर्स हैं उसको जो सैलरी और वेजेस वगैरह पे किया जाता है वो उसे इस बुक में दिखाया जाता है। इसके बाद एक होता है इसका मेंबर्स रजिस्टर। इसके जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं, सपोज वो क्लब है तो उसके जितने भी सारे मेंबर हैं उनका सारा डिटेल इस बुक में लिखा रहता है और उनसे कितना सब्सक्रिप्शन मिला, कितना आउटस्टैंडिंग है, ये सारा डिटेल इस मेंबर्स रजिस्टर में रहता है। इसके अलावा एक हो सकता है मिसलेनियस रजिस्टर रहता है और भी कुछ एक जरूरत के हिसाब से किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है। एक और भी एक दो रजिस्टर हो सकते हैं, जैसे कि इसे आदर्श कर देते हैं, जैसे कोई अपना डोनर रजिस्टर बना के रखा जिसमें दाता जो दान देने वाले हैं उनका डिटेल रहेगा, या कोई फी रजिस्टर बना के रखा, या कोई सब्सक्रिप्शन रजिस्टर। अगर जरूरत हो तो ये भी एक अलग अलग रजिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा मेंटेन करता है, इस अकाउंटिंग के तरीके में कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट कौन कौन सा बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहला यहां बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इसे हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता। और तीसरा बनता है बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं ना। तो अब एक एक करके समझते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, इसके डेबिट में सारे कैश रिसिप्ट
ऑल कैश रिसिप्ट्स को डेबिट में दिखाया जाता है और ऑल कैश पेमेंट्स को क्रेडिट में दिखाया जाता है, जो कि करंट ईयर में हुआ है। समझ में आया? करंट ईयर में जितना भाई कैश रिसिप्ट हुआ है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में, और करंट ईयर में जितना भी कैश पेमेंट हुआ है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, कोई भी नेचर का हो। ठीक है। और दूसरी बात कि वो रिसिप्ट और पेमेंट चाहे करंट ईयर के लिए हुआ हो या प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे कैश रिसिप्ट और सारे कैश पेमेंट जो करंट ईयर में हुए हैं उसे इसमें दिखाया जाता है, कैश रिसिप्ट को डेबिट में और कैश पेमेंट्स को क्रेडिट में। ठीक है। ये कौन से अकाउंट के रूल पे आधारित है? तो रियल अकाउंट के रूल पे आधारित है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? जो आया उसे डेबिट, जो गया उसको करते हैं क्रेडिट। तो क्या मैंने बताया, डेबिट में सारे रिसिप्ट, जो कैश रिसिप्ट हुआ है, कैश आया है उसे डेबिट में, और जो कैश पेमेंट हुआ है उसे क्रेडिट में दिखाया जाता है। इसे बनाकर हमें कैश और बैंक के बैलेंस का पता चलता है। ठीक है। और दूसरा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में सारे रेवेन्यू पेमेंट्स, चाहे उसका पेमेंट कर दिया गया हो या बाकी हो। ठीक है। और क्रेडिट में सारे रेवेन्यू इनकम्स, चाहे वो मिल गया हो या बाकी हो। सिर्फ करंट ईयर का यहां ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ईयर का कोई फर्क नहीं था। करंट ईयर में जो भी आया, चाहे वो प्रीवियस ईयर का आया हो या करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, वो सारा दिखाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का रेवेन्यू पेमेंट जो है वो कर दिया गया है या बाकी है उसे डेबिट में, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो मिल गया है या बाकी है उसे क्रेडिट में, लेकिन केवल वो करंट ईयर का होना चाहिए। और यहां पे एडजस्टमेंट होता है, अगर एडवांस वगैरह तो उसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसे बनाने का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, इससे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इससे सरप्लस या डेफिसिट का पता चलता है। ठीक है ना। ये और ये किस अकाउंट के रूल पे आधारित है? तो ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे आधारित है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? सभी खर्च और नुकसान को डेबिट करो। तो यहां पे क्या दिखा, मतलब सारे पेमेंट को डेबिट करेंगे, सारे एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी आमदनी और लाभ को क्रेडिट करना है। तो क्या करते हैं, इसके क्रेडिट में सारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स को, रेवेन्यू इनकम को दिखाया जाता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बेस्ड है। और तीसरा आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है? तो इसका लेफ्ट साइड में, ये तो इसका लेफ्ट साइड में सारे लायबिलिटीज, फंड, कैपिटल फंड सभी को दिखाया जाएगा, और इसके राइट हैंड साइड में सारे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस क्लब के, उस इंस्टीट्यूशंस के एसेट हैं उसे दिखाया जाएगा। इसे अभी हम लोग आगे के वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्चुअली है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या रहेगा, ये पता चल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।